आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। निर्भया इज्तिमाई असमत रेजी केस के मामले में चारों मुजरिमों के लिए जुमे के रोज़ नया डेथ वारंट जारी हो गया। चारों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज निर्भया मामले की सुनवाई करते हुए नया डेथ वारंट जारी किया। खबरअज़ीं, चारों मुजरिमों को 22 जनवरी की सुबह फांसी दी जानी थी। इस मामले के एक मुजरिम मुकेश सिंह की रहम की अर्जी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज खारिज कर दी। मुकेश की रहम की अर्जी खारिज होने के बाद अमल के तहत नया डेथ वारंट जारी करना पड़ा और फांसी की नई तारीख भी मुतय्यन करनी पड़ी। कौमी राजधानी में 16 दिसंबर 2012 की रात को इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस अमल के दीगर 3 मुजरिमीन पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह हैं, जिन्हें फांसी दी जानी है। इस मामले में कुल 6 अफराद थे, जिनमें एक नाबालिग था और वो 3 साल की सज़ा मुकम्मिल करने के बाद रिहा हो गया, जबकि एक दीगर ने मुकदमे के दौरान ही जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी आबादी रजिस्टर यानी NPR के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर मरकजी हुकूमत को जुमे के रोज़ नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस B.R. गोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इसरारुल हक मंडल और दीगर की अर्जी पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया। अर्जी गुजार ने NPR को नाफिज करने के सिलसिले में वजारत दाखिला की जानिब से 31 जुलाई 2019 को जारी नोटिफिकेशन की आईनी हैसियत को चैलेंज किया है। NPR का अमल 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। अर्जी गुजार ने शहरियत तरमीमी कानून CAA को भी चैलेंज किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ दायर 60 अर्जी गुजारों पर पहले ही हुकूमत को नोटिस जारी किया जा चुका है। इन अर्जियों पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। पंजाब असेंबली में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में करारदाद मंजूर की गई। हुकूमत पंजाब ने मुतनाज़िया कानून CAA को मनसूख करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर ब्रह्मा महिंद्रा ने CAA के खिलाफ एक करारदाद ऐवान में पेश की। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी हुकूक की मंजूरी के बाद मुल्क गिर एहतजाज जारी है और पंजाब में भी तशद्दुद फैला हुआ है। हाल ही में केरला असेंबली ने भी एक करारदाद पेश की थी, जिसमें CAA के खिलाफ करारदाद को मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने दहशतगर्दों से साजबाज के इल्ज़ाम में जम्मू कश्मीर पुलिस से मुअत्तल DSP देवेंद्र सिंह के मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंपे जाने पर एतराज़ किया। राहुल गांधी ने शुबा जाहिर करते हुए कहा कि यह मुलजिम से राज उगलवाने के बजाय उसे खामोश करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि दहशतगर्द DSP देवेंद्र सिंह को खामोश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मामले की जांच NIA को सौंपना। NIA के सरबराह एक दीगर मोदी YK मोदी हैं, जिन्होंने गुजरात फसाद और हरेन पांड्या कत्ल मामलों की जांच की थी। YK की निगरानी में यह मामला जैसे ख़त्म हो जाएगा। आगे उन्होंने हैशटैग किया, दहशतगर्द देवेंद्र को कौन खामोश करना चाहता है। वाज़ेह रहे कि देवेंद्र सिंह को 11 जनवरी को हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मतलूब दहशतगर्दों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक हुकूमत ने इस मामले की जांच NIA को सौंप दी है। राहुल गांधी इससे पहले भी इस मामले पर ट्वीट कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि DSP देवेंद्र सिंह ने ऐसे 3 दहशतगर्दों को अपनी पनाह में रखा जिनके हाथों पर खून लगा हुआ है और उन्हें दिल्ली ले जाने के दौरान पकड़ा गया। इस पर 6 माह के अंदर फास्ट ट्रैक अदालत के ज़रिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए और अगर वो कसूरवार पाया जाता है तो उसको गद्दारी के लिए सख्त तरीन सज़ा दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कारगुजार सदर जयप्रकाश नड्डा ने जुम्मे को कहा कि मजहब की बुनियाद पर जुल्म और सितम के शिकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़कर आने वाले अक़लियती हिंदुओं में 2/3 से ज़ायद दलित हैं, लेकिन दलितों के मसीहा बनने वाले ही इन दलितों की इज़्ज़त व आबरू और महफूज मुस्तकबिल की मुखालिफत में मुल्क में तशद्दुद और आगजनी करने पर आमादा हैं। नड्डा ने यहाँ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क़यादत में शहरियत तरमीमी कानून 2019 की हिमायत में मुनक्किदा अवामी बेदारी प्रोग्राम को खिताब किया और इस कानून पर हिज़्ब इख्तिलाफ के झूठ को बेनकाब करते हुए मुल्क की अक़लियतों को यकीन दिलाया कि ये शहरियत देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं। जो भी आज शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर मुल्क को कमज़ोर करने में लगे हैं। कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए नड्डा ने कहा कि जब हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मज़हब की बुनियाद पर जुल्म सितम के शिकार हिंदू, सिख,
बुद्ध, जैन, ईसाई और पारसी पनाह गजीनों को हिंदुस्तान की शहरियत दे रहे हैं, तो कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए एक मखसूस फिरके को उकसाकर मुल्क में तशद्दुद और नफरत का माहौल बनाने की साजिश रच रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए आज भी मुल्क अहम नहीं है, उसे अपना वोट बैंक प्यारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पहले वोट आता है, फिर सियासत और बाद में मुल्क आता है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए मुल्क सबसे पहले आता है। और जो कोई भारत में आने का प्रमाण दे देगा उसको हम नागरिकता का अधिकार दे देंगे। ये नागरिकता कानून है। अब इसका विरोध क्यों? मैं तो कई बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी में तो कोई नेता रह नहीं गया जो इस सब चीजों को समझ सके। क्षमा करिएगा, राहुल गांधी तो 10 लाइन CAA पर बोल के दिखा दे, 10 लाइन। दुर्भाग्य है देश का, बिना जाने बिना कुछ समझे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं, कोई जानकारी नहीं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हमारे उदारवादी लोग क्या बोलते हैं, इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है? अरे भैया, भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहां से गया हुआ हिंदू का अधिकार पाकिस्तान में कैसे बनेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी है कि नहीं है? तो उनको माइनॉरिटी का उनका धार्मिक उत्पीड़न कैसे हो सकता है? जब उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ ही नहीं है और वो यहां आए ही नहीं है, तो हम कहां से उनको अधिकार दे दें? और जिन लोगों ने पाकिस्तान में मुस्लिम होने के बावजूद भी वहां के शासन को दरकिनार करते हुए आजाद भारत के आजादी का सांस लेने की कोशिश की है, वो जो भारत आए हैं, तो उनको भी हमने नागरिकता दी है। यह भारत का इतिहास है। पिछले 5 साल में 500 लोगों को नागरिकता दी है। आप अप्लाई करो, आप बताओ कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, आप बताओ कि वहां की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हम आजाद भारत में रहना चाहते हैं, हम रहते हैं, हमको नागरिकता मिलती है। लेकिन जो लोग वहां से उत्पीड़ित होकर के आए, धक्के दिए गए, CAA, NRC और NPR के खिलाफ रोज बरोज मुजाहरों में शिद्दत आती जा रही है। आज सैकड़ों वकला ने भी पटना सिविल कोर्ट के सामने एहतजाज किया। वकला का कहना था कि हुकूमत CAA कानून को जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि ये कानून हमारे आइन की रूह के मुनाफी है। एडवोकेट आफाक अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत तमाम के तमाम वज़रा अभी तक गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि यह कानून किसी को शहरियत देने वाला है और लेने वाला नहीं है। तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि कानून कुछ लोगों को शहरियत देता है, लेकिन करोड़ों अफराद की शहरियत पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा। जब ये NPR और NRC लाएंगे और इस हुकूमत के तमाम वज़रा, बिलखुसूस वज़ीर दाखिला अपनी मुख्तलिफ तकारीर और सदर जमहूरिया हिंद ने अपने खुतबे में और वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में बार बार कह चुके हैं कि हम NRC लाएंगे, तब तो ये कानून ऐसे ही गलत है कि आप इस कानून के ज़रिए चंद हज़ार अफराद को शहरियत देने के बहाने करोड़ों अफराद की शहरियत पर सवालिया निशान खड़े कर देंगे। ये तो बिल्कुल गैर इंसानी, गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रियासत तेलंगाना के भैंसा में जहां 2 फिरकों के दरमियान झड़पों के बाद कशीदगी पैदा हो गई थी, हालात पुरअमन बताए गए हैं। भैंसा में सेक्शन 144 का निफाज अभी भी जारी है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में इंटरनेट सर्विसेज हुनूज़ मुअत्तल हैं। आज जुमे के पेश नज़र मसाजिद और मंदिरों के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। वरंगल रेंज के IG जी नागिरेड्डी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इसी दौरान रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि भैंसा में हालात पुरअमन हैं, तशवीश की कोई बात नहीं है। रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी को गुज़िश्ता हफ्ते पेन्ना सीमेंट्स केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अदालत ने समन जारी किया था और आज वो CBI कोर्ट के रूबरू हाजिर हुई। सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा साबिक वज़ीर धर्मन्ना प्रसाद राव, IAS ऑफिसर श्री लक्ष्मी और दीगर ओहदेदार भी अदालत में मौजूद थे। CBI ने करनूल, तांडूर और अनंतपुर में ज़मीन के अलॉटमेंट में बेकायदगियों के सिलसिले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है।
तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के लिए सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त जारी कर दी है। 120 म्यूनसिपैलिटीज़ और 9 कॉरपोरेशनों में जुमला 3052 नशिस्तों के लिए 12,898 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 3,750 की है। इसके बाद टीआरएस के 2,972 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के 2,616 और बीजेपी के 2,313 उम्मीदवार हैं। इंतखाबात में 22 जनवरी को 3,052 के मिनजुमला 2,980 नशिस्तों के लिए रायदही होगी। 72 नशिस्तों के मिनजुमला 69 वार्ड्स पर टीआरएस और 3 पर मजलिस ने बिला मुकाबला इंतखाब मुंतखब हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस 436 वार्ड्स पर और बीजेपी 739 वार्ड्स पर उम्मीदवार ठहराने में नाकाम हो चुकी है। इन हालात में टीआरएस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार तारक रामाराव ने कहा है कि 90% बागी लीडरों को मना लिया गया है। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ये दोनों जमातें साथ मिलकर काम कर रही हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आयद करते हुए ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी की जानिब से टीआरएस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी करने बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण के बयान पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि टीआरएस की 5 साल हुक्मरानी के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का ऐलान किया जा रहा है, जबकि इस रियासत में 60 साल तक हुक्मरानी करने वालों के खिलाफ कितनी चार्जशीट जारी की जाएंगी। बल्दी इंतखाबात में तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़ा ना करने वाली बीजेपी को टीआरएस या हुकूमत पर तनकीदें करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि बल्दी इंतखाबात में बीजेपी क्यों तमाम हलकों में अपना उम्मीदवार खड़ा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ कांग्रेस भी 25 बल्दियात भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म नस्क ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने बल्दियात और कॉरपोरेशनों में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए। कई बल्दियात में बुनियादी सहूलतों के अलावा सड़कों की तामीर, एलईडी बल्ब्स की तनसीब, पीने के पानी और ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाया गया। रियासत भर में 90 शहरी इलाकों में मिनी टैंक बंड्स तामीर किए गए। शहर हैदराबाद के अतराफ 25 नए पार्क्स कायम किए गए। उन्होंने कहा कि बल्दी इलाकों में बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रियासत की मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशनों में 18,000 करोड़ की लागत से 2 लाख से ज़ायद मकानात की तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन बशमुल मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी की आंखों को डबल बेडरूम के मकानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने किशन रेड्डी को चैलेंज किया कि वो उनके साथ दौरे के लिए तैयार रहें। वो हैदराबाद के अतराफ ही तामीर होने वाले 1 लाख से ज़ायद डबल बेडरूम के मकानात के तामीरी कामों का मुशाहिदा करवाएंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि टीआरएस पार्टी के हाईकमान रियासत के अवाम है। दिल्ली या किसी दूसरे मुकाम पर हमारा हाईकमान नहीं है। मेदक ज़िले के नरसापुर असम्बली हल्के के हनुमंतापुर बल्दिया में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हरीश राव ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में अवाम सोच समझ कर वोट दें। टीआरएस तेलंगाना अवाम की पार्टी है। टीआरएस को छोड़कर तमाम जमातों का हाईकमान दिल्ली में है, लेकिन हमारा हाईकमान तेलंगाना की अवाम है। उन्होंने कहा कि काम करने जमात और कायद को वोट देते हुए कामयाब बनाएं। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता 6 साल से तरक्की के साथ अवामी बहबूद के कई काम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बरखी की सरबराही, 2000 रुपये वजीफ़ा, रैतु बंधु, रैतु बीमा और दीगर कई स्कीमात को मुतारिफ किया गया। उन्होंने कहा कि ज़मानत बचा ना पाने वाली जमातों को वोट देते हुए राय दहिंदे अपने वोट को ज़ाया ना करें। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबी मंशूर को पूरा करने में टीआरएस ने एक रिकॉर्ड बनाया है। सूर्यापेट में बल्दी इंतखाबात की मुहिम से खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में टीआरएस ही वो वाहिद जमात है जिसने न सिर्फ इंतखाबी मंशूर में अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया, बल्कि ऐसी स्कीमात और प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं जिसका टीआरएस हुकूमत ने अवाम से कोई वादा नहीं किया था। शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, रेसिडेंशियल स्कूल्स, ये तमाम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया गया। इसी के हिस्से के तौर पर सूर्यापेट में भी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस को वोट देने से बल्दियात में मज़ीद तरक्की मुमकिन है।
पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस पार्टी ने गैर अखलाकी तरीक़ों और इंतखाबी बदउनवानियों के ज़रिए अपोजिशन खासकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को बल्दी इंतखाबात में मुकाबला करने से बाज रखा। उन्होंने एतराफ़ किया कि कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकी। हुजूरनगर में मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों को खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नामजदगी और नोटिफिकेशन के दरमियान बहुत ही कम वक्त था, इसलिए अपोजिशन पार्टियां मुनासिब उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर सकी। चूंकि टीआरएस को वार्ड रिजर्वेशन के मुतालिक पहले ही से जानकारी थी, इसीलिए उसने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन इस मामले पर कोई वाज़ेह फैसला नहीं लिया जा सका। टीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर तारक रामाराव के बयान की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुकाबले में कुछ सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवारों का ना होने की वजह उनकी पार्टी की कमज़ोरी नहीं बल्कि टीआरएस की इंतखाबी धांधलियाँ हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस कायदीन ने कई हलकों में कांग्रेस उम्मीदवारों को ज़ोर ज़बरदस्ती से इंतखाबात से दस्तबरदार करवाया। कुछ मामलों में बाज़ाब्ता तस्वीर और वीडियो भी सामने आए, जिसकी मकामी अखबारात ने रिपोर्टिंग भी की, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस कायदीन को झूठे मुकदमात में फंसाया गया ताकि वो टीआरएस के खिलाफ मुकाबले में हिस्सा ना ले सके। पीसीसी सदर ने टीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया कि पैसे और ताकत के बलबूते पर वो इंतखाबात जीतती चली आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात पूरी ईमानदारी और शफाफियत के साथ मुनक़िद किए जाएँ तो टीआरएस किसी भी इलेक्शन में एक सीट भी नहीं जीतेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नई स्कीमें मुतारिफ़ की हैं। जीएचएमसी में 5 रुपये खाने की जो स्कीम शुरू की गई थी, जिस पर टीआरएस ने यह दावा किया है कि ये स्कीम कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कॉपी की है। इस पर खुलासा करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने याद दिलाया कि 5 रुपये के खाने की स्कीम कांग्रेस पार्टी ने 1 मार्च 2014 को शुरू की थी। उस वक्त रियासत में, मरकज़ में और जीएचएमसी में कांग्रेस इख्तिदार में थी। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने ही कई कांग्रेस के स्कीमों को नया नाम देकर ये जाहिर करने की कोशिश की है कि ये स्कीम टीआरएस ने शुरू की है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि संक्रांति के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने फार्म हाउस में नया मकान तामीर कर लिया, लेकिन अब तक गरीबों के लिए डबल बेडरूम के मकानात तामीर नहीं किए गए। उन्होंने आज पोचमपल्ली बल्दिया में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि इन इंतखाबात में टीआरएस की शिकस्त से हुकूमत गिरने वाली नहीं है, लेकिन टीआरएस की शिकस्त से हुकूमत पर दबाव बढ़ जाएगा और गरीबों की फलाह बहबूद के काम शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अपने आबाई मौजू चिंता मुल्का में हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की है, जबकि रियासत के दीगर मौजूआत के दोआरम को एक भी रुपया फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी पर बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा सकते हैं। वो अपने एमपी फंड से बल्दियात में तरक्याती काम अंजाम देंगे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो आइंदा 4 साल बाद रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए घर घर पदयात्रा शुरू करेंगे। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि राजीव गांधी की 7वीं अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का 21 जनवरी से आगाज़ होगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। 24 जनवरी को लाल बहादुर स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के अलावा नेपाल और मलेशिया की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट डे एंड नाइट खेला जाएगा। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से उसको शामिल नहीं किया गया। फाइनल मैच के वक्त हरियाणा के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेहमान खुसूसी होंगे। हनुमंतराव ने कहा कि राजीव गांधी के ख्वाब को पूरा करने के मकसद से वो ये टूर्नामेंट मुनक़िद कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लाल बहादुर स्टेडियम को सिर्फ खेल के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसको दीगर तकरीबात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने कहा कि केसीआर को कामयाब खिलाड़ियों को एम्बेसडर बनाने के बजाय नए खिलाड़ियों को ईजाद करना चाहिए। जो राजीव गांधी के नक्शे कदम पे चल के क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 टूर्नामेंट कर रहा हूँ। ये साल भी 21 से शुरू होगा, 24 तक चलेगा। 21 के दिन इनॉग्रेशन आएगा वाटर वर्क ग्राउंड अंबरपेट, जो महात्मा ज्योतिराव फूले के स्टेडियम स्टैचू के पीछे इनॉग्रेशन रहेगा। 3 प्लेसेस पे होगा। ये मैचेस कहाँ होंगे बोले तो
एक एलबी स्टेडियम, विजयानंद ग्राउंड, अत्तापुर, अंबरपेट वार्ड, 3 जगह ये मैचेस चलेंगे। इसका इनाग्रेशन हमारे बोसराज साहब इनाग्रेशन करेंगे। फाइनल में हरियाणा का भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा। लाल बहादुर स्टेडियम में 6 बजे इसका फाइनल होगा। प्रेसिडेंशियल इसमें 12 टीम, पहले बाहर के टीम 4 आते, जब 2 ही आ रहे, नेपाल और मलेशिया। क्यों बोले तो उधर भी पाकिस्तान हमारे से रिलेशन ठीक नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। अब श्रीलंका का आ रहा था, मगर श्रीलंका में लीग मैच चल रहे। टोटल 12 टीम, ए टीम में 6, बी टीम में 6, 12 मैच होंगे। ये मैच के बाद फाइनल होगा। इसमें सभी लोग आ सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। मगर मेरी सरकार से गुजारिश है, जब कभी पीवी सिंधु और हमारे सानिया मिर्जा टेनिस में जीत के आए तो करोड़ों रुपए देते, शटल में आए तो करोड़ों रुपए देते। मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा सानिया मिर्जा को क्यों नहीं तैयार करते, पीवी सिंधु को क्यों तैयार नहीं करते। हर एक जब अपनी मेहनत पे, अपने बलबूत पे, अपने मेहनत से, अपने दोस्तों के पैसों से जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड गोल्ड मेडल देने के बाद आप प्राइज देते, क्यों स्टार्टिंग से जिसके पास। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने मुतालबा किया है कि भैंसा के वाक़े की कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, भैंसा की आवाम नकले मुकाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इस वाक़े के लिए टीआरएस और मजलिस जिम्मेदार हैं। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर के दिल में हिंदुओं से मोहब्बत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस इंतज़ामिया भी सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर को चाहिए कि वो भैंसा के वाक़े की तफसीलात आवाम के सामने रखें। इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करते हुए रियासती गवर्नर, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी की जाएगी। कृष्णा सागर ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस शेर की खाल में गीदड़ है। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को डरा धमका कर मुकाबले से दूर रखा गया है। टीआरएस जमहूरी पार्टी नहीं बल्कि रोड साइड पार्टी है। 4 दिन पहले जो भैंसा में हिंदुओं पे जो अटैक हुआ, वो एक कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी टीआरएस पार्टी और एमआईएम मिलके किए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का जीत हो सकता है, वहां जो भी करके, कुछ भी करके जीत हासिल करने का एक स्कीम रचा गया है और उस स्कीम का पार्टनर्स है टीआरएस और एमआईएम। हम केसीआर से पूछ रहे हैं, भाई भैंसा तेलंगाना का पार्ट है या नहीं? हिंदुओं के लिए आपके हृदय में जगह है या नहीं, या सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए आपको? हिंदू मरे तो भी ठीक है आपको, जब तक मुस्लिम का वोट आएगा आपको। ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि 4 दिन हुआ, अभी तक सीएम तो एक स्टेटमेंट भी नहीं किया, एक स्टेटमेंट कंडेम करते हुए नहीं बोला। ओवैसी ब्रदर्स तो नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी कुछ चुप है, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ बीजेपी को ही बोलना है। क्या भाई हम एक ही मत का टेका उठाए क्या? हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान और हिंदू भाई हैं, सब मिलजुल के रहे, ये वायलेंस ना हो किसी पे। वहां हिंदुओं को घर छोड़ के जाना क्यों पड़ रहा है भैंसा में? वैसा मुसलमान को भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए कहीं, हम नहीं चाहते हैं, मगर इनको क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हिंसा क्यों हो रहा है, अटैक क्यों हो रहा है? 50 घर जलाए, 40 तक बाइक्स जलाए, कार्स, ऑटोस जलाए, फिजिकल अटैक्स हो रहा है, और भी अटैक्स होने का दावा कर रहे हैं। तो क्या पुलिस सो रहा है? क्या डीजीपी सो रहा है कहीं? अरे डीजीपी साहब, आपको काम करना नहीं आता तो। स्वराज अभियान के सरबराह योगेंद्र यादव ने आज हम भारत के लोग के उन्वान से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि सीए और एनआरसी के खिलाफ जारी एहतजाज को एहतजाज नहीं बल्कि एक मुहिम कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून 2 तबकों को तकसीम करता है,
अब मुसलमान हैं, लेकिन आइंदा क्रिश्चियंस, बीसी और एसटी की बारी भी आएगी। उन्होंने कहा कि वो कानून जो मुल्क के शहरियों को 2 ज़मरों में तकसीम करता हो, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। इस प्रोग्राम में योगेंद्र यादव के अलावा अस्मा रशीद, पी शंकर और राधिका वेमुला भी शरीक थी। Shall we start? So there seems to be a blame game in Delhi regarding the. Can you ask that later once everyone has their things? Let the topic run first. Yeah. Sir, the Citizens Amendment Act, you have been running a pledge, and you also said that we should fight it out against it. So what do you have to say on that? It's more than 1 month that protests have been happening all over the country, not merely by people of one region, not merely by people of one religion. Today it's no longer a protest. These protests have come together to form a movement, and it is a movement for reclaiming the republic, a movement for saving the very soul of India, a movement of the young India against those who are ruling this country, and that movement can only go forward. Sir, India has invited Pakistan Prime Minister for SCO meeting here. So how do you see that, and what do you think about that? Inviting Pakistan Prime Minister is a right thing? These are international things, and in which people should be invited. The only question is whether anyone would accept our invitations now. As you know, 4 ministers from Bangladesh have skipped invitations to India because Bangladesh was one of our closest allies in our neighborhood. Afghanistan has been one of our closest allies. And what we have done through CAA is to alienate even our allies. I do not know whether this move will bring Pakistan any closer to our country. To my mind, CAA has not only been a domestic disaster, it's also been a foreign policy disaster. So there was a line that you mentioned about Kagas Mat Dikhana. Can you throw some more light on it? Are you saying? Currently, the metaphor being used by anti-CAA movement is Kagas nahi dikhayenge. All I'm saying is आज का जो प्रोग्राम था उसका 3 अहम नुक्ते थे: सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और सोशल जस्टिस। जो अभी NRC, CAA वगैरह के बारे में जो न्यूज़पेपर्स और मीडिया में जो भी बात हो रही है, उसमें ये 3 अहम नुक्ते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। राधिका वेमुला, पी शंकर और योगेंद्र यादव साहब और हम लोग इसमें पैनल में थे, और बहुत सारे लोग भी शामिल थे। तो 3 जो अहम नुक्ते निकल रहे थे कि एक तो सिटीज़नशिप है। सिटीज़नशिप जब हमारी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनी थी, उसके बाद काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए। तो अमेंडमेंट तो खैर होते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है 2019 एक्ट का, उसमें प्रॉब्लम ये है, या उसमें जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है या गम है या गुस्सा है, इस वजह से है कि इसमें आप एक कम्युनिटी के तहत जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं या जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ आएंगे। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने आज शाम रियासती उर्दू एकेडमी के स्टॉल का कुल हिंद सनती नुमाइश में इफ्तिताह किया और कहा कि हुकूमत उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम। नाज़रीन, आज यहाँ सनती नुमाइश में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की स्टॉल का इफ्तिताह यहाँ पर अमल में आया, और इस इफ्तिताह के जो है इस तकरीब में जनाब मोहम्मद गौस साहब, हमारे डायरेक्टर सेक्रेटरी, हमारे कृष्णा साहब जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, उसके साथ हमारे रशद ज़ुबैरी साहब और अताउल्लाह साहब जो स्टाफ है हमारे उर्दू एकेडमी का, वो शरीक थे। उसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के लोग जो बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर जो है तशरीफ़ फरमा है। असल में इसका इफ्तिताह अली जनाब महमूद अली से कराने की हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन ये बलदियात के इंतखाबात की वजह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे फुर्सत हो तो मैं आ जाऊँगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तेल और कुदरती गैस की बचत पर रविंद्र भारती में मुनक़िद एक प्रोग्राम सक्षम 2020 का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा, IOCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारद्वाज, HPCL के जनरल मैनेजर T राजेश और दीगर अफसरान मौजूद थे।
अपने खिताब में उन्होंने तेल और कुदरती गैस की बचत से होने वाले फवायद पर खुलासा किया। 2020 का एक कार्यक्रम यहाँ PCRA ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें खासियत यह है कि बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया गया। उन्होंने एसेज लिखा, निबंध लिखे और उनको प्राइज़ दिया गया। उसी तरीके से हमारे पास खास करके RTC ने जो फ्यूल एफिशिएंसी पे काम किया है उसके बारे में भी चर्चा हुआ और उनको प्राइज़ दिया गया, खास करके उनके MD को और 3 डिपो को। उन सबको मैं बधाई देता हूं और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो हमने सीखा है वो पूरे ज़िंदगी में और अपने सरकार में इस्तेमाल करें। थैंक यू। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज जश्न यौम जमहूरिया की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पब्लिक गार्डन्स में यौम जमहूरिया की सरकारी तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई जाएगी और इस सिलसिले में सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर इंतजामात किए जाएं। BRK भवन में मुनक़िदा इस जायजा इजलास में GAD के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा, DGP महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, NPR कमिश्नर अरविंद सिंह और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।